शांत रहो। 10th के मैथमेटिक्स में रियल नंबर पार्ट 33 प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को पीछे इसका थ्योरी बतलाए हैं। क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? इंग्लिश है नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत कहाँ होती है ये किसी को जानकारी नहीं है। तो 1 से शुरू होती है गिनती की संख्या, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या n के लिए, इसका अर्थ हुआ n का मान कितना होगा? ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या है। तो n का मान 1 2 3 4 अनंत तक चला जाएगा, है ना। जांच कीजिए कि क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए n का मान गिनती की संख्या अनंत है। तो गिनती की अनंत संख्याओं के लिए 6 का पावर n, इसको हिसाब किताब करने पर बड़ी संख्या से छोटी से बड़ी संख्या आ सकती है। अगर n का मान लो 1 ले तो कितना हुआ? 6, एक ही अंक आया। n का मान 2 ले तो 6 गुने 36, n का मान 3 लेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 ये 216 होता है। इसी तरह मान लो हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, मान लो आगे की ओर बढ़े, 6 का पावर मान लो 30 लेते हैं तो 6 को 30 बार लिखेंगे ना, गुना किया जा सकता है जो टाइम लगे। तो मान लो 30 बार 6 को गुना करेंगे तो अंतिम में कुछ संख्या आएगा ना, कोई अंक आएगा, अंतिम अंक। जैसे 6 को 3 बार गुना किए तो अंतिम अंक देखो 6 आया। 6 का पावर 2 यानी n का मान 2 लेते हैं तो गुना करके अंत में देखो ये 6 आया। पावर 1 लेते हैं तो 6 आया। यानी इसमें निष्कर्ष ये है 6 का पावर कुछ भी लेंगे अंतिम में 6 आएगा, शून्य नहीं आएगा। तो भाई मान लो 6 के बदला कुछ भी रह सकता है, इसमें 6 के जगह मान लो दे दे 10 या 12 या 15, कुछ भी दे दे। तो हल करने के बाद जो बड़ी संख्या प्राप्त होगी या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, वो कहता है n का अंतिम अंक शून्य होगा कि नहीं होगा। तो फिर तो लोग याद करो, पीछे में बहुत डिटेल में अब किस पार्ट में पढ़ाए हैं, लेकिन पीछे में बतला दिए हैं। किसी भी संख्या का गुणनफल पावर में कुछ भी रहे तो देखा जाता है, जैसे मान लो ये 6 का पावर n का मान लेते हैं हम लोग, दे देते हैं 1000। तो रिजल्ट क्या होगा ये निर्भर करता है नीचे वाला पर, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, ऊपर वाला को पावर कहते हैं। तो बेस यानी आधार का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अगर आता है तब पावर कितना भी दोगे, हल करने पर जो आएगा वो अंतिम अंक शून्य आएगा। बतलाए थे ना। अभी 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अर्थ हुआ 2 तिया 6, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए पावर 1 करोड़ 2, 1 लाख 2 कुछ भी देंगे तो अंतिम संख्या शून्य नहीं आएगा। बतलाए थे, याद आ रही है बात। अब जैसे मान लो दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लो हम 8 लिए, 8 का पावर कुछ भी दे दो जो इच्छा हो, चलो 110 दे देते हैं। 8 को 110 बार गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, अरब खरब में चला जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा। तो जो भी संख्या प्राप्त होगी तो अंतिम अंक कहता है शून्य होना चाहिए। किसी भी संख्या का, गिनती की संख्या का पावर, गिनती की ही संख्या 2
8 गिनती की संख्या है, 110 भी गिनती की संख्या है। तो पावर के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सोचना है जिस अंक या संख्या पर पावर है उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तब ऐसी स्थिति में अंतिम अंक शून्य होगा। सिर्फ 2 आया तब शून्य नहीं होगा, सिर्फ 5 आएगा तो पर भी शून्य नहीं होगा। ये बेस आधार पर जिस पर पावर रहता है उस आधार के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ गया। जैसे देख लो 2 और 5 आना चाहिए तो 2 और 5 ले लेंगे और फिर अपने मन से जिससे गुना करते रहो करते जाओ। तो 2 5 10 या 30 को 7 से गुना करेंगे 210। अब 210 का पावर मान लो हम 25 दे दे तो इसका अंतिम अंक जो होगा क्या होगा, तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड तो यही है, इसमें 2 भी आया 5 भी आया, इसलिए पावर कुछ भी रहेगा तो हल करने के बाद अंतिम अंक शून्य आएगा। बात को समझ गया? तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n के लिए, तो n का मान कुछ भी ले लो, n के लिए संख्या 6 का पावर n कुछ भी लेंगे, 6 का पावर मान लो 1 करोड़ ले लेते हैं, 1000 लेते हैं, जो इच्छा हो। अब ये इसको गुना करने पर 1000 बार 6 को गुना करेंगे तो अंतिम में कोई इकाई दहाई गिनते हैं ना, तो इकाई स्थान, तो इकाई स्थान को हो या अंतिम अंक शून्य आएगा। इसकी व्याख्या होती है किस पर पावर है, तो 6 पर। इसमें 2 या 6, 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 का पावर हम लोग कोई भी संख्या दे गिनती की संख्या तो रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि 2 और 3 आता है, 2 आता है 5 नहीं आता है, इसलिए अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। समझ गया? इसको भाषा में लिखते हैं। अब इसको हम लिख दिए हैं, पंक्ति देखो, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर का, और इतनी बात ही लिखनी पड़ती है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का पावर, धनात्मक वो भी पूर्णांक यानी पूरा पूरी अंक हुआ ना, तो शून्य के आगे गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहे, जैसे 6 का पावर धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी संख्या लोगे धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक, उसका पावर कुछ भी रहे तो उसे हल करने पर प्राप्त संख्या का अंतिम अंक तब शून्य होगा। इसे हल करने पर आधार, ये 6 हुआ आधार, ऊपर वाला पावर बेस, पावर बेस अगर कुछ भी रहे धनात्मक पूर्णांक अर्थात गिनती की संख्या, उसका पावर महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है बेस। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आवे, कम से कम एक बार आवे, तो उसका सॉल्यूशन जो भी प्राप्त होगा तो उस सॉल्यूशन यानी हल का अंतिम अंक शून्य होगा। अगर 2 और 5 नहीं आता है तो शून्य नहीं होगा। इसको पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है, इसको तुम लोग उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, यानी ये 2 तरह की संख्या हल करने पर प्राप्त होगा। तो कहता है व्याख्या कीजिए जो ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग लेंगे पहली संख्या, पहली संख्या हो गया तुमको 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो 2 तरह की संख्या है और दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है, ये कारण पूछ रहा है। इस
इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा? गुना करो। कैसे गुना करोगे? 11 सत्ते 77 गुने 13 जोड़ 13। ऐसा नहीं करके 13 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। तो 13 कॉमन लिए तो बच गया 7 गुने 11, कॉमन में निकल गया जोड़। ये कॉमन चला गया तो यहाँ शून्य बचा। हाँ 1। तो ये हो गया 13, 11 सत्ते 77 जोड़ 1, 13 गुने 78। अब इसको अलग से नहीं गुना करना है बेवकूफ की तरह। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से गुना करो, बड़ी संख्या को छोटी से नहीं। जैसे 78 को 3 से गुना करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन 20 तक पढ़ा है ना, 2 का से लेकर के 20 तक खांच, तो 13 8 104। वो कैसे अचानक फुरेगा? 13 चौका 52, 52 दूनी 104। तो 13 8 104 का 4, हाथ में कितना बचा? 10। 13 7 91 10 101। समझ गया न तरीका? तो ये संख्या जो है कहता है दो तरह की, 2 ठो संख्या दिया है, इसको हल करके एक संख्या प्राप्त होगी और इसको हल करके दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो ये दोनों संख्या जो है भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्याएं ये भाज्य है कि अभाज्य? तो दिखाना होगा ना। 10 और 14 एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से कटने वाली संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य में अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो ये भाज्य संख्या है, तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड में मतलब ये 1 और 10 और 14 स्वयं से कट रहा है ना, 2 से भी कट रहा है ना। तीसरी संख्या चौथी पांचवी को गोली मारो, जब तीसरी संख्या से भी कट रहा है इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तीसरी संख्या 2 से कट रहा है ना कम से कम। आगे टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तर्क में क्या लिखेंगे? 10 और 14 एक भाज्य संख्या है। कारण में देंगे, कारण को हो या तर्क को हो, तर्क या कारण। 10 और 14 कॉमा एक एवं स्वयं से कटने के बाद, दू से भी भाग लग रहा है, कट रहा है, तो एक एवं स्वयं से कटने के बाद 2 से भी कटता है। कटता है, इसलिए 10 और 14 एक भाज्य संख्या है। समझा अच्छी तरह? तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक पार्ट ये हुआ, इसको उतारो, तब ये दूसरा पार्ट। ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या देखो। दूसरी संख्या 7 6 5 4 3 लगातार है। 2 1 ये दूसरी संख्या जो है इसको हल करेंगे तब न संख्या प्राप्त होगी। प्रत्येक तो संख्या है, इसको हल करने से जो संख्या प्राप्त होगी उसके बारे में पूछता है। ये भाज्य संख्याएं क्यों है?
यानी तय है, ये भाज्य संख्या ही है, लेकिन क्यों है? तो पहले संख्या को प्राप्त करो। तो चलो गुना करो, 1 दूनी 2 तिया 6 चौका 24 पंचे 120। 120 तक रहने दो, इधर हुआ 120 और 7 छक्के 42, जोड़ 5, कुछ नहीं कॉमन लेना है। यहाँ शून्य को रहने दो, 12 को गुना इससे करो, तो 12 दूनी 24 का 4 बच गया 2, 12 चौका 48 और 2 50, एक शून्य छोड़े हैं, एक शून्य बैठा दो, है ना? ठीक है जी, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 2 50, एक शून्य दे दिए, प्लस 5, ये हो गया 50 45। अगर ये भाज्य संख्या नहीं है तो इसका अर्थ है 50 45 1 से और स्वयं से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं। अंत में 5 है तो 5 से भी कटेगा। जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो, याद रखना वह 5 से कटेगा ही। तो इसमें 5 से कटेगा, देख लो। 3 से कटेगा, कटना चाहिए नहीं, 3 से नहीं कटेगा। इसको 5 से हम लोग ये कटेगा सर। हाँ, 5 से भाग देंगे 10। अरे 5 9 45 सही है ना जी। 10 100 9 को 5 से गुना करेंगे, 50 45 जी। इसको किससे गुना करना होगा? 5 से। इसका मतलब 50 45 को एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या 5 भी काट रहा है। हो सकता है चौथी 5वीं भी काटे जी, लेकिन चूंकि 50 45 एक एवं स्वयं से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 5 से भी कट रहा है, इसलिए 50 45 भाज्य संख्याएं हैं। समझ गया? लिख दिए 50 45 एक भाज्य संख्या है। तर्क या कारण जो दोगे, 50 45 एक एवं स्वयं के अलावा 5 से भी कट रहा है, 5 से भी विभाजित होता है, अतः 50 45 एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह तुम लोगों का ये पाठ समाप्त होता है। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही।